तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी को अगर फिर से स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। यह क्लास आप सबों के लिए एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि यह आपका ये जो प्रश्न है वो अच्छे लेवल का है और साथ में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे में आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर आपका हिंदी पेडागोजी का 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। तो बच्चों में जो मातृभाषा का विकास होता है उसे क्या मानते हैं? ए है भाषा का अर्जन, बी है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, भाषा सीखना, सी है भाषा का आत्मसातीकरण, डी है अमूर्त भाषा का विकास। तो बच्चा अगर देखिए मातृभाषा सीखता है ना, एक सीखता है मातृभाषा और एक सीखता है लक्ष्य भाषा। क्या सीखता है? एक सीखता है मातृभाषा, दूसरा सीखता है लक्ष्य भाषा। तो जब ये मातृभाषा की बात में किया जाएगा तो मातृभाषा हमेशा भाषा का अर्जन होगा, और जब लक्ष्य भाषा की बात किया जाएगा, चाहे जो भी भाषा हो सकता है लक्ष्य भाषा के रूप में, वो हमेशा भाषा का सीखना होगा, भाषा का अधिगम होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मातृभाषा का विकास। तो मातृभाषा का विकास को हम मानेंगे, क्या मानेंगे? भाषा का अर्जन मानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या है? तो भाषा सीखने के आरंभिक वर्ष में कहानियाँ क्या है? ऑप्शन ए है कि नैतिकता के लिए, यानी कहानी इसलिए डालते हैं कि बच्चे में नैतिकता है। बी कह रहा भाषा सीखने हेतु ऐसा निवेश मिले, परिवेश मिले। सी है दोहराव तथा पुनरुत्पादन मिले। डी अपने समाज के बारे में सीखना, इसलिए कहानी डालते हैं। तो प्राइमरी क्लास में, प्रारंभिक में हम बच्चों को कहानी बुक में से डालते हैं ताकि वो भाषा सीखने तो उनको निवेश मिले और ऐसा परिवेश मिले ऐसा। तो इस प्रकार से 2 का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बुढ़ा, युवा आदि शब्दों को बहुत से वाक्य देती है, वाले शब्दों बहुत सा वाक्य देती है। जब शिक्षार्थी अपने इन शब्दों पर ध्यान देते हैं तो जिसमें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में उन्हें अधिक शब्द देती है और उन्हें इन विशेषता वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए कहती है। सॉरी, अंत में शिक्षार्थियों को ध्यान आकर्षित कराती है कि और कहते हैं कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये रणनीति क्या कहलाती है? तो देखिए साथी, ये पहले क्या कर रहे हैं? पहले उदाहरण दे रहा है। शिक्षिका क्या कर रही है? पहले उदाहरण दे रही है और बता रही है देखो ये सब क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द है। जैसे अच्छा, तो अच्छा क्या है? विशेषता है। बाद में शब्द दिया कि शब्द वाक्य बनाओ, राम बहुत अच्छा लड़का है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, ये सब दे रही है वाक्य। अंत में ध्यान कराते हैं कि देखो ये सब जो शब्द दिए ना, ये सब क्या है? विशेषण कहलाता है। ये रणनीति बहुत बढ़िया है, और लेकिन रणनीति को कहते क्या है? ये है व्याकरण शिक्षण रणनीति, बी है सचेतना में वृद्धि, डी है विशेष शिक्षण, डी है विषय वस्तु आधारित व्याकरण। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे विशेष शिक्षण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? विशेष शिक्षण कहेंगे, या फिर आगमनात्मक शिक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? आगमनात्मक शिक्षण कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विशेष शिक्षण। विशेषण शिक्षण, और भाई विशेषण विशेष में पढ़ रहा हूँ, उदाहरण विशेष होता है। ठीक है, उदाहरण तो हमेशा विशेष, लेकिन यहाँ पे विशेष नहीं, विशेषण है। तो सही क्या आ जाएगा? सचेतना में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? सचेतना में वृद्धि है। इस रणनीति को कहते हैं आगमनात्मक विधि कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? आगमनात्मक। उदाहरण पहले बताएंगे, फिर नियम बाद में। तो 3 का बी हो जाएगा, सचेतना में वृद्धि। हम यहाँ पे विशेष पढ़ रहे थे, ठीक है, विशेषण यहाँ पर दिया गया, सॉरी। बढ़ते हैं आगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। करें कौन सा विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रवृत्ति बनाती है? दोहराव वाले अभ्यास को बड़ी प्रवृत्ति बनाती है। ए है व्याकरणवाद विधि, बी है समूह भाषा शिक्षण, सी है संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण, डी है श्रव्य भाषावाद। तो दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रवृत्ति कौन बनाती है? श्रव्य भाषावाद। क्या बनाती है? श्रव्य भाषावाद बनाती है।
इस प्रकार से 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। अरे बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है? तो ए ऑप्शन है कि जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना। बी है केवल मातृभाषा या घर की भाषा सीखना बहुभाषिकता है। तो बहुभाषिकता मतलब ऐसा नहीं होता है कि केवल मातृभाषा या घर की भाषा सीखना, एक भाषा को हम बहुभाषिकता कहेंगे। मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना बहुभाषिकता है। सी है मातृभाषा में आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना तथा हाई स्कूल में अन्य भाषा जोड़ना। यानी यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं किया गया कि अंग्रेजी माध्यम में बढ़ना ही बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है कि घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में अन्य भाषा को जोड़े देंगे, चाहे वो कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, बंगाली हो। जैसे मातृभाषा के रूप में कोई मैथिली सीखा है, ठीक है, कोंकणी सुना है, मणिपुरी सीखा है, तो कुछ भी भाषा फिर उसके अलावा सीख सकता है दूसरी भाषा के रूप में। कोई बात है नहीं कि अंग्रेजी ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, आराम करें एक स्कूल में। तो क्या हो जाएगा 5 का बी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। हिंदी भारत की डैश है। हिंदी भारत की डैश है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा है, बी है राजभाषा है, सी है सह राजभाषा है, डी है शास्त्रीय भाषा है। तो बहुत लोग क्या हो गया यहाँ पे 90% लोग गलत कर देते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, जो कि गलत है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी क्या है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, कामकाज की भाषा है। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। शिक्षार्थियों द्वारा पढ़ने लिखने की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। शिक्षार्थी जो होते हैं उनके द्वारा जो पढ़ने लिखने त्रुटि हो तो क्या समझेंगे? तो ये है कि उसके सीखने में बाधा समझेंगे, बी है सीखने के लिए संकेत समझेंगे, सी है भाषा सीखने में समस्या सीखेंगे, डी त्रुटि सुधार के संकेत। तो जो त्रुटि है बच्चों के द्वारा लिखने पढ़ने में किया गया उसे हम सीखने के लिए संकेत समझेंगे। क्या समझेंगे? सीखने के लिए संकेत समझेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। कह शिक्षार्थी को अच्छे लेख का विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं? एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। यह उपागम क्या कहलाते हैं? ए है लिखने का उत्पाद उपागम, बी है राजकीय लेखन, सी है अध्ययन कौशल, डी है लिखने का प्रक्रिया उपागम। क्या करता है? लिखने के लिए, अच्छे लेख के लिए कई चरणों से गुजरता है। इस उपागम को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लिखने का प्रक्रिया उपागम कहते हैं। तो 8 का डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अपने आरंभिक वर्ष में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी ऐसे लिखना कहेगा कि लिखो बाबू, तो ऐसे ऐसे गोल गोल पारेगा। देखिए कैसे पढ़ता है अभी, ऐसे ऐसे 2 1 ऐसे पारेगा। एक कहना शुरू करेंगे तो एक ऐसे लिख देगा, 2 में ऐसे 2 लिखेगा, 3 ऐसे लिखेगा। कुछ भी मतलब आड़ी तिरछी लाइन बनाती है। तो भाषा सीखने में अवस्था क्या कहलाती है? ए है स्क्रिबलिंग, बी है प्रारंभिक साक्षरता, सी है लेखन कौशल, डी है ग्राफिक विकास। क्या ग्राफ बना रहा है? नहीं, वो स्क्रिबलिंग कर रही है। क्या कर रही है? स्क्रिबलिंग। तो क्या हो जाएगा? 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम 10 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? सीखने का आकलन है। ए है लिखित परीक्षाएं, बी है अवधि के अंत में परीक्षा, सी है रचनात्मक आकलन, डी है संकल्पनात्मक आकलन। सीखने का आकलन करना है, ठीक है, तो सीखने का आकलन रचनात्मक आकलन हो जाएगा। तो 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 प्रश्न की ओर। यदि एक बालक किसी एक भाषा को अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है, हो सकती है। जब वह दूसरी या अन्य भाषा सीखता है तो इसे क्या जाना जाता है? तो आप भी जानते हैं कि कोई बच्चा एक विषय में बढ़िया पढ़ने में है तो दूसरा विषय कुछ ना कुछ सही रहेगा, प्रभावित होता है, ठीक है। यानी एक भाषा को ऐसा जानता है दूसरा भाषा में भी अच्छा हो सकता है। गारंटी नहीं कि ऐसा होगा ही, लेकिन हो सकता है, ठीक है। जबकि दूसरा भाषा सीखता है तो इसे क्या जानते हैं? यह है पठन क्षमता,
बी है पढ़ने की रणनीति, सी है कौशल का अंतरण, डी है उच्च स्तरीय कौशल। तो इसे कहते हैं कौशल का अंतरण। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। कह सीखने के प्रतिफल है, सीखने का प्रतिफल कौन है? ए है वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए। यानी सीखने के बाद प्रतिफल क्या है कि वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करना चाहिए और ये प्रदर्शित करनी चाहिए। बी का रहा है भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा पठचर्या तथा पाठ्यक्रम में वर्णित है। सी क्या है अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी का संप्रेषण कौशल पर आधारित है। डी वे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा शिक्षार्थी को प्रदर्शन अपेक्षा की जाती है। तो सीखने का प्रतिफल क्या है कि वे दक्षताएं हैं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। तो 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? इनमें से कौन दो उपचारात्मक शिक्षक का शिक्षण का उद्देश्य है? ए है उपचारात्मक शिक्षक सॉरी ठंड के मौसम थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गया है। शिक्षार्थियों को सीखने को बेहतर के लिए है। तो बिल्कुल सही बात है। उपचारात्मक शिक्षक क्या है? शिक्षार्थियों को सीखने के लिए बेहतर के लिए ही है। बी का उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण बदलाव करने के लिए है। बी उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझाने के लिए है। डी उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है, वे जाने कुछ विद्यार्थी सुधार की आवश्यकता क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षक क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षक है सीखने का बेहतर करने के लिए है और उपचारात्मक शिक्षकों को शिक्षण बदलाव करने के लिए कि हमें अगर बच्चा नहीं सीखा तो हमें क्या बदलाव करके हमें कैसे पढ़ाना चाहिए उसके लिए। तो ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि ए ऑप्शन में है। 13 क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। करें कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया जिसमें प्रत्येक समूह में 5 विद्यार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10-10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका के यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है? कौन सी प्रविधि अपनाई है? कह रहा है कि शब्द, ये ऑप्शन शब्द तथा वाक्यांश, बी है थीम आधारित शब्दावली, सी है शब्दों का वर्गीकरण, डी है नियामक शब्दावली। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम थीम आधारित शब्दावली कहेंगे। थीम आधारित शब्दावली कहेंगे। आज का लास्ट प्रश्न, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। ए है सीखना व्यक्तिगत विशेषता है। बी है सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं। तो क्या रचनावाद मानते हैं कि सभी लोग भाषा नहीं सीख सकते हैं? ये गलत बात है। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है। डी है सीखना एक सामाजिक निर्मित है। तो रचनावाद लोग मानते हैं कि सीखना क्या है? एक सामाजिक है। ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा का शिक्षण कैसा होता है? समाज के अंदर ही होता है, समाज के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे आपका 15 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब बताइए कि आपने 15 में से कितने प्रश्न को सही किया है। बाकी थोड़ा सा बोलते बोलते मेरा भी मुँह थक गया क्योंकि लगभग पीछे 2 घंटे से हम क्लास ले रहे हैं, 3 घंटे से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।